Hi, I'm Simran Chandwani. I'm a clinical psychologist, and today I have a chance to sit with Dr. Neelam Bhise, which is a consultant gynecologist and director of Hospital ECME. And today we are going to talk about कि IVF होता क्या है और उसके steps क्या होते हैं. IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. IVF के कुछ स्टेप्स हैं. उसमें से फर्स्ट स्टेप है एग रिट्रीवल, सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट एग, एंड थर्ड स्टेप है एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइज हुआ गर्भ है वो माता के गर्भ में ट्रांसफर करना, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं. ओके. और ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें टाइम कितना लगता है और एग्जैक्टली इफ़ यू कैन टेल कि कैसे होता है. एग रिट्रीवल ये IVF की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो रिजल्ट डिसाइडिंग स्टेप हो जाती है. दूसरी स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर. एग रिट्रीवल में यूजुअल जो सबसे इम्पोर्टेंट और रूटीन प्रोटोकॉल्स है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. जैसे ही पीरियड का सेकेंड डे होता है वहाँ से नेचुरल प्रोसेस में भी एग्स की ग्रोथ होने लगती है. अब IVF में हमें एक एग पे फर्टिलाइजेशन करने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं मिलते हैं. तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन. कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में हम ये एक डिसाइड करके चलते हैं कि हमें मैक्सिमम 8 to 10 एग्स मिले, जिसमें हम एटलीस्ट 5 to 6 एम्ब्रियोज बना पाए. ये 8 to 10 एग्स मिलने के लिए पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे हम एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं. बट ये इंजेक्शन लेते वक्त किसी को भी बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को ऑफिस बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है. मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले काफ़ी लेडीज़ थाई पे या एब्डोमेन पे इंसुलिन जैसे इंजेक्शन से वो इंजेक्शन ले लेते हैं एंड वो अपने काम पे चले जाते हैं. सेकेंड डे से अगर हम इंजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 5 डेज का इंजेक्शन देते हैं. उसके बाद छठे दिन हम पेशेंट का एक सोनोग्राफी करते हैं. सोनोग्राफी है ये यूजुअली इंटरनली यानी वजाइना में से की जाती है, जो एक रूटीन पेनलेस प्रोसीजर है. बट उससे एज अ रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, कितने एग्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कैसी है, यूट्रस का कंडीशन कैसा है. अब छठे दिन के बाद अगेन अनदर 5 दिन के लिए हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं. तो ऐसे टोटल 10 दिन का सबक्यूटेनस इंजेक्शन चलता है, जिसके बीच में पेशेंट को बस 2 या 3 बार सोनोग्राफी के लिए आना होता है. उनको ऑफिस बंद करने की ज़रूरत नहीं होती. 10 दिन के इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो छोटे छोटे एग्स थे सेकेंड डे पे वो अब मैच्योर एग्स हो गए हैं. अब आता है फाइनल मैच्योरेशन इंजेक्शन. वो 10वें दिन रात को दिया जाता है. सो हम बहुत सालों से IVF की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं. तो हम हमेशा पेशेंट्स को ये बताते हैं कि सुबह 12 बजे से पहले जो 10 दिन के इंजेक्शन्स है एक फिक्स 1 or 2 आवर्स का शिफ्ट चलेगा, बट वो मॉर्निंग में इंजेक्शन्स कंप्लीट कर ले. सो 10 दिन के बाद हम एग्स कैसे निकालेंगे एंड इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर टू टेक आउट एग्स? 10 दिन के बाद हम लास्ट एक नाइट इंजेक्शन देते हैं, जिसे हम एग मैच्योरेशन इंजेक्शन बोलते हैं. ये इंजेक्शन हम इस तरीके से देते हैं कि हम एग्स निकाल के नेक्स्ट पीरियड के बाद ट्रांसफ़र करेंगे. तो ये मैच्योरेशन इंजेक्शन के बाद जैसे 10वें दिन अगर हमने मैच्योरेशन इंजेक्शन दिया हुआ है तो 11वें दिन यूजुअली कोई इंजेक्शन नहीं रहता है. 12वें दिन यानी उसके एक दिन बाद में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं. 4 to 5 आवर्स के एडमिशन के बाद में हम पेशेंट को सिडेशन यानी इंट्रावेनस सिडेशन में एक एग रिट्रीवल का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कोई स्टिच या एब्डोमिनल प्रोसीजर नहीं होता है. हम वो पीरियड की जगह से एग एस्पिरेट करते हैं. वो एग्स एस्पिरेशन के 4 to 5 आवर्स के बाद पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है. उसके नेक्स्ट डे से पेशेंट्स अपने ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं. और ये प्रोसीजर पेनलेस हो जाता है क्योंकि वो एनेस्थीसिया में किया जाता है. इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर. ओके. और अब एग्स आ गए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यू मेंशन अबाउट फर्टिलाइजेशन. यस. सो एग्स हमने रिट्रीव करने के बाद जो बेस्ट वर्किंग लेबोरेटरीज होते हैं IVF लेबोरेटरीज, उनमें एग्स का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन किया जाता है. ये फर्टिलाइजेशन के वक्त काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं. क्लिनिकल प्रोटोकॉल में पहले हम एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के बाद उनका
एम्ब्रियो फॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं। एम्ब्रियो जिस दिन फर्टिलाइज होता है उस दिन वो फर्स्ट डे 0 हो गया, उसके आगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे ब्लास्टोसिस स्टेज तक उनको ग्रो किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफर का। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम पहले आईवीएफ के सक्सेस रेट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बहुत डिस्कशन होता था, तो अभी काफ़ी चीज़ें एडवांस होके मॉडिफाई हो गई है। हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के बिना, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी नेचुरल साइकिल के जैसे प्रेगनेंसी देने का प्लान बनाते हैं। सो अब क्या होता है, जब एम्ब्रियो बन गए तो हम एम्ब्रियो फ्रीज करके रखते हैं। बिकॉज एम्ब्रियो फ्रीज किए हुए हैं, जिस मंथ में हमने एग स्टिमुलेट किए हुए हैं, जिस मंथ में हमने एग रिट्रीवल किया हुआ है, उस मंथ में लेडी के हार्मोन्स ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उसमें हार्मोनल एडवांसमेंट हो जाता है और इसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में थोड़ा कमी आ सकता है। या जब ये स्पेशली जब होता है जब ज़्यादा एग्स है, पीसीओडी पेशेंट्स है, उनको इम्प्लांटेशन रेट थोड़ा कम हो जाता है। या फिर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हैवीनेस, नौशिया ये ज़्यादा देखा जाता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीज करके हम पेशेंट का नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करते हैं। टिपिकली एग रिट्रीवल के बाद पेशेंट को थोड़ा जल्दी पीरियड आ जाता है, 10 दिन में पीरियड आ जाता है। पीरियड आने के बाद हम उस मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में जब पेशेंट के हार्मोन्स टोटली नॉर्मल है, तो जैसे गर्भधारणा होती है, नेचुरली एक एग निकलता है, नेचुरली इम्प्लांटेशन होता है, वैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर मंथ में विदाउट एनी इंजेक्शन हम नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ओके। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लॉट ऑफ पेशेंट्स फील कि उन्हें बैक पेन हो सकता है या बेड रेस्ट हो सकता है, तो डू यू थिंक देयर इज़ अ वे वी कैन गेट बेटर रिजल्ट आफ्टर दिस स्टेप? या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद रिजल्ट्स के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पेशेंट स्ट्रेस फ्री रहे, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका बॉडी फिटनेस, उनका थायराइड, शुगर, जो भी उनका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है उसे हम कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं, जैसे मेडिसिन देते हैं थायराइड का अगर तकलीफ है तो। अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद अगर हम नेचुरल साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई नेचुरल प्रेगनेंसी भी जब होता है तो कोई बेड रेस्ट पे नहीं होता है, मूविंग अराउंड रहता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी बेड रेस्ट लेके ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये माना गया है कि बेड रेस्ट लेके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब किया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आए या फिर हम उसका लिए वेट करते हैं, तो इस 14 दिन में कोई प्रोसीजर नहीं है, हम बस वेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी आने के लिए। तो इन 14 दिनों में हमें कोई ओवर एग्जर्शन, ओवर स्ट्रेस, ज़्यादा थकान होने जैसी चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी फूड ये नहीं खाएंगे तो ये हमारे लिए एक हेल्थ ऑप्टिमम कंडीशन हो जाता है। हमें फीवर नहीं आए, हम बहुत ज़्यादा एग्जर्शनल ट्रैवल नहीं करें, इतना हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा बताते हैं। पेशेंट्स को हम घर के अराउंड मूविंग, वॉशरूम जाना, नहाना, एवरीथिंग इज़ अलाउड। वो अगर कंप्लीट बेड रेस्ट लेंगे तो उनके मेटाबॉलिज्म पे गलत असर होगा, तो वो बेड रेस्ट रिकमेंडेड नहीं होता। और इससे क्या होता है, पेशेंट्स का ओवरऑल कंप्लायंस, कंफर्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो वो इमोशनली स्ट्रेस आउट नहीं होते। तो पिछले कुछ सालों में आईवीएफ में कुछ एडवांसमेंट या चेंजेस हुए हैं जिससे बेटर रिजल्ट्स आए और स्मूथ प्रोसीजर हो? आईवीएफ में एडवांसेस में 2 लेवल पे एडवांसेस हैं। एक तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल में एडवांसेस है एंड सेकंड लैब वर्क में एडवांसेस है। क्लिनिकल प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया काफ़ी स्मूथ, सिंप्लीफाइड हो गए हैं। अब लैब में जब हस्बैंड का स्पर्म सैंपल आता है तो उसमें भी प्री ट्रीटमेंट और लैब वर्क, ये दोनों लेवल पे हम रिजल्ट को एडवांस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, हस्बैंड का काउंट, मोटिलिटी, उनका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये सब असेस करके उनको कुछ प्री ट्रीटमेंट, अगर उनको थायराइड है, शुगर्स है, वो सब हेल्थ करेक्ट करके उनको एंटीबायोटिक कोर्सेस, अगर उसमें पस सेल्स हैं, ये सब देके उनके स्पर्म को क्लिनिकली ऑप्टिमाइज किया जाता है। जब सैंपल लैब में आता है तब डिपेंडिंग ऑन बेसलाइन उनका काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, यानी उनका
काउंट कितना है, उनकी स्पर्म्स की लीनियर मोटिलिटी कितनी है और उनका शेप में कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं, वो चेक करके इधर IVF या ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, एक स्पर्म को पिकअप करके जो बेस्ट दिख रहा है हम एग में इंजेक्ट करते हैं, तो जिसमें फेल्ड फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इशू क्या होता है, जब हम स्पर्म्स ICSI के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी एडवांसेस हो गए हैं। जैसे अगर DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स किसी का ज़्यादा है तो हम मॉर्फोलॉजिकली भी स्पर्म सिलेक्ट करेंगे तो भी कभी वो स्पर्म में DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है। तो देर आर फ्यू रिसेंट एडवांसेस जो हम यूज़ करते हैं, ऑल स्टैंडर्ड लैब्स यूज़ दीज एडवांसेस। इसमें जो स्पर्म्स माइक्रोफ्लूडिक्स एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक फ्लूड लेवल्स है, लैमिनार फ्लोज रहते हैं, वो बेस्ट मोटाइल लीनियर मोटाइल स्पर्म वो चेम्बर में कलेक्ट हो जाते हैं जिनको पिकअप करके हम ICSI कर सकते हैं। सो ऐसे एडवांसेस के साथ लैब वर्क से भी एम्ब्रियो बनने में काफ़ी मदद होती है। सिमिलरली और एडवांसेस में फीमेल का एक प्री ट्रीटमेंट और लैब वर्क। तो प्री ट्रीटमेंट में हम सपोज किसी का एग रिजर्व लो है तो उन्हें हेल्थ सप्लीमेंट्स देके एग रिजर्व बेटर करके उनको प्रायर प्री ट्रीटमेंट 1 और 2 मंथ्स देके उनके एग्स को पुल कर सकते हैं। PCOD पेशेंट को जिनको एग रिजर्व ज़्यादा रहता है उन्हें PCOD में एग को PCOD कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PCOD में हाई हार्मोन्स होना, एंडोमेट्रियल स्वेलिंग आना, पॉलिप बनना ये ज़्यादा हो जाता है। तो PCOD को भी कंट्रोल करके हम उनको ये कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है, ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स के लंप बन जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम फाइब्रॉइड रिमूव करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब ये पेशेंट्स लैब वर्क में आते हैं तब उनके एग्स को हम बेटर तरीके से, जैसे ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, अगर एम्ब्रियोज कम हैं तो हम उनको पूल करते हैं। एम्ब्रियोज में लेज़र असिस्टेड हैचिंग या फिर एम्ब्रियोज में काफ़ी ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे एम्ब्रियो ग्लू होता है जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एक मीडियम में डाल के उससे इम्प्लांटेशन रेट बेटर करने के लिए। सो इन सभी एडवांसेस के साथ अगर हम IVF का स्टेप्स लेते हैं तो एक प्रेडिक्टेबल वर्क और पेशेंट को वो कंफर्ट आ जाता है साइकिल में कि दिस इज़ द क्लिनिकल प्लान, दिस इज़ द लेबोरेटरी प्लान। एंड अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से अगर करें सो ये एक इमोशनली कंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो जाता है। So finally, I would like to thank Dr. Neelam Bhise for giving us so much clarity about the IVF process and to tell us that it is nothing but a scientific process and not magical. So to enter something with so much mental clarity will definitely give you confidence in the process and you'll feel safe with it. So thank you again for bringing us here. My pleasure. Thank you.